हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज 100 टॉपिक सीरीज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से रिलेटेड 5 ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली सवाल आते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए होने वाला है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। वेब स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन वेब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज को। तो प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का वो कंपोनेंट होता है जहां पर जो हमारा करंटली इन यूज डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो आपका डेटा एक जगह पर स्टोर हो रहा है। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है, आपके इंस्ट्रक्शन है, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है। तो अगर इसमें आप कुछ भी रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो वो काफी एक्सट्रीमली क्विकली होता है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज प्रोसेसर को फास्ट एक्सेस देती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस का जो भी इसमें स्टोर होती है। तो इसके एग्जांपल्स में हम देखें तो हमारे पास आती है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम एंड कैश मेमोरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टोरेज के। सेकेंडरी स्टोरेज की हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है इसकी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगर हमें सेकेंडरी स्टोरेज को, डिवाइसेस को यूज करना है, उसको कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए हमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो मेनली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल होती है, लेकिन इंटरनल भी हो सकती है। जैसे कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन वो इंटरनल होती है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन ये मेनली एक्सटर्नल होती है, जैसे कि हमारी यूएसबी ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स वगैरह, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो अगर ये एक नॉन वोलेटाइल भी होती है, यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो आपके कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद खत्म नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, इसका डेटा तब तक नहीं जाएगा जब तक आप खुद उसको रिमूव नहीं करोगे। सो प्राइमरी स्टोरेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको रीड राइट मेमोरी, मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी भी हम बोलते हैं। ये इसी के नाम है, इसको आपने याद रखना है। तो सीपीयू को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है फंक्शनिंग करने के लिए, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो स्टोर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा है, अगर आपने पावर को टर्न ऑफ किया तो वो लॉस्ट हो जाएगा, वो डेटा सेव नहीं होगा। रैम को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है, रैम की वो टाइप्स है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है लेकिन फास्ट भी होती है। और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये एक्सपेंसिव नहीं होती है, चीपर होती है, लेकिन फास्ट भी नहीं होती। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो स्टोर होती है रोम में। जैसे कि बूटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका कंप्यूटर जब बूट करता है, बूटिंग का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो भी प्रोसेसेस वो करता है उसे हम बूटिंग बोलते हैं। तो से रिलेटेड जो भी उसको डेटा चाहिए होता है वो स्टोर होता है रीड ओनली मेमोरी में। तो ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसका डेटा लॉस्ट नहीं होगा अगर आपने पावर को टर्न ऑफ कर दिया है। जो भी इसमें डेटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होगा, इसी के अंदर रिटेन रह जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में ये ज़्यादा यूज होती है जहाँ पर प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेज या फिर कैलकुलेटर्स, तो इनमें ज़्यादा यूज होती है रोम। रोम को फर्दर हम 3 टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते रीड ओनली मेमोरी में। प्रॉम में क्या होता है, आप इसको एक बार बदल सकते हो, एक बार आपने बदल दिया, प्रोग्रामिंग कर दी, फिर आप दोबारा उसको नहीं बदल पाओगे। ठीक है, ई प्रॉम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो आपने डेटा लिख दिया उसको आप इरेज भी कर सकते हो, लेकिन कैसे इरेज करोगे, यूवी रेज से करोगे। ई प्रॉम, इसमें आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो डेटा को, रेस्ट इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेम ही रहेगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसको आप यूवी रेज से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से डेटा को इरेज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकली आप डेटा को इरेज कर सकते हो ई प्रॉम में। अब बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की। तो सबसे पहले है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज अफोर्डेबल वे होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का। मैग्नेटिक स्टोरेज 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटीज को यूज करती है, जो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, कंप्यूटर इसी फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो इसमें होता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, जिप डिस्क, मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो ये जो आप यहाँ पर पिक्चर में ये देख रहे हो ना, ये कैसेट सी
है ना, ये टेप, ये होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। 90s और अर्ली 2000 के टाइम्स पे तो काफ़ी फेमस हुआ करती थी गाने वगैरह स्टोर करने के लिए, उस टाइम पर ये काफ़ी फेमस थी ये वाली कैसेट्स, तो इसको हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर करने के लिए लेजर्स और लाइट्स को यूज़ करती है, ठीक है, जो भी डेटा उसको डिटेक्ट करना होता है या स्टोर करना होता है उसमें यूज़ होती हैं लाइट्स एंड लेजर्स। इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो CD रोम, ब्लू रे डिस्क, DVD, CDR, CDR का मतलब है CD रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो अगर इनमें डेटा कौन स्टोर ज़्यादा करता है ये आप देखोगे तो सबसे कम करती है CD रोम, उसके बाद आएगी DVD, उसके बाद आएगी ब्लू रे डिस्क। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, तो ये इनकी हायरार्की यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। तो ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इन्होंने मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस को करंटली रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो ना, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, CDs एंड DVDs जो हुआ करती थी, एंड दिस इज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं आज की डेट में हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। ये इजी टू यूज़ होती हैं, पोर्टेबल होती है, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर के जा सकते हो, ठीक है। मेरे पास कोई डेटा है, मैं आपको अपना पेन ड्राइव दे दूंगा, डेटा आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये पोर्टेबल है, इजीली एक्सेसिबल भी ये होती है, ठीक है। एंड एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमें चीपर भी लगती हैं, काफ़ी सस्ती हमें पड़ती हैं, क्योंकि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं और इसमें डेटा भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। डेटा स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सिर्फ डेटा कॉपी करना पड़ता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, SD कार्ड, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे होती हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। आज की डेट में हम इन्हीं को ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। अब है आपके लिए एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया था स्टोरेज डिवाइसेस से, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है। आपके ऑप्शन हैं रैम, वैन, रोम या फिर कैश। सो क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम जब भी बूट करता है, जो भी बूटिंग प्रोसेस होती है उसको फैसिलिटेट करती है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड टॉपिक है हमारा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। उन डिजिटल इनिशिएटिव्स को हम डिस्कस करेंगे जहाँ से रिपीटेडली आपके एग्जाम में सवाल आता है। तो सबसे पहले है जो जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में आता है वो है स्वयं। तो स्वयं को हम टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड में भी स्वयं को दिया हुआ है एज ए मूक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना स्वयं प्रभा से। तो स्वयं प्रभा क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ 34 DTA चैनल्स है जहां पर हाई क्वालिटी कंटेंट टेलीकास्ट किया जाता है 24/7 यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 34 DTA चैनल्स हैं, कंटेंट को यहाँ पर 24/7 टेलीकास्ट किया जाता है और सैटेलाइट यूज होता है GSAT-15, ठीक है। तो हर रोज नया कंटेंट 4 आवर्स के लिए टेलीकास्ट किया जाता है और 5 टाइम्स इसको रिपीट किया जाता है दिन में, ताकि स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस कंटेंट को देख सकें। जो भी उनको सही टाइम लगता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस टाइम पर वो इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। सो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये एक वर्चुअल रिपोजिटरी है जहां पर आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जर्नल्स आपको अवेलेबल होती हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर। तो एक तरह से हमारी लाइब्रेरी ही है जहाँ पर बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इसको स्पॉन्सर किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और ये आती है अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया था IIT खड़गपुर ने। तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसको भी 2017 में ही लॉन्च किया गया था। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है कि यहाँ पर आपको मिलता क्या है, ये एक डिजिटल डेटाबेस है जहाँ पर जो भी आपके एकेडमिक रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट्स, ये सारे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन सभी आपके अवार्ड्स को, सर्टिफिकेट्स को, डिप्लोमास को डाल देते हैं और अगर आपको इनको एक्सेस करना हो यहाँ से कर सकते हो। कहीं पर अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को एक्सेस करके इनको वेरीफाई भी कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जहाँ पर आपको डिजिटली आपके सभी सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। इसके बाद है EPG पाठशाला। सो EPG पाठशाला ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इसको UGC यूनिवर्सल
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो ईपीजी पाठशाला पे आपको मिलता क्या है, ईपीजी पाठशाला के ऊपर पीजी क्लासेस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए आपको कंटेंट मिलता है। यहाँ पर आपको वीडियो भी मिलता है, पीडीएफ्स भी मिलती हैं, ठीक है, क्विजेस भी होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज ईपीजी पाठशाला के ऊपर आपको मिल जाती है, लर्निंग रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इज शोध गंगा। तो शोध गंगा क्या है, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक्सेस मिलता है इंडियन डॉक्टरल थीसिस का। जो भी पीएचडी में रिसर्चेस हुई हैं, पीएचडी में जो थीसिस हैं वो सबमिट कर दी जा चुकी हैं, उन सबमिटेड थीसिस का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के आप इन थीसिस को एक्सेस कर सकते हो और जो भी रिसर्च हुई है उसको पढ़ सकते हो। इसके बाद है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री शोध गंगा प्लेटफॉर्म को सप्लीमेंट करता है। शोध गंगा पे क्या है, इसके ऊपर है थीसिस। शोध गंगोत्री के ऊपर आपको मिलती हैं सिनॉप्सिस। तो जो भी रिसर्च टॉपिक्स हैं जो अप्रूव हो चुके हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस में, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, उनका एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है इंडियन यूनिवर्सिटीज में, उनके जो सिनॉप्सिस हैं वो शोध गंगोत्री प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं। इसके बाद है ई यंत्रा। सो ई यंत्रा किससे रिलेटेड है, ये इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड है एंड स्पेसिफिक टू द एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स। तो इसके नाम से पता चल रहा है ई यंत्रा, यानी कि रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम की एजुकेशन से ये रिलेटेड है और आईआईटी बॉम्बे का ये एक इनिशिएटिव है। इसके बाद है ई विधान। ई विधान क्या है, ये एक प्रीमियर डेटाबेस है जिसके ऊपर आपको मिलती है साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल, ठीक है। तो जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, टीचिंग में लोग इन्वॉल्व हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर जो प्रीमियर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी डेटाबेस आपको यहाँ पर मिलता है। आप उनके बारे में यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो, जान सकते हो और उनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, इसका नाम है ई विधान। अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ पर आंसर करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है स्वयं, उसके बाद है स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला एंड ई यंत्रा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वयं के साथ हम क्या मैच करेंगे, स्वयं के साथ हमारा मैच होगा टू अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। तो स्वयं के ऊपर जो भी कोर्सेज होते हैं, अगर आप उन्हें करते हो तो वहां से आप उस क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑफिस जो भी आपका कोर्स है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, उन क्रेडिट्स को वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। स्वयं प्रभा क्या है, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करते हैं टीवी के ऊपर डीटीएच प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। ईपीजी पाठशाला क्या है, टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीजी क्लासेस से रिलेटेड जो कंटेंट है, बुक्स हैं, वो आपको मिल जाती हैं ईपीजी पाठशाला के ऊपर। एंड ई यंत्रा टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम। तो अभी हमने पढ़ा कि रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम की एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम चलाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज ई यंत्रा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन। सो ब्राउजर एंड सर्च इंजन से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और बहुत ही आसान सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इन मार्क्स को बिल्कुल में नहीं छोड़ना है। तो वेब ब्राउजर क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब हम किसी वेब पेज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जो भी वेब ब्राउजर होता है वो वेब सर्वर से नेसेसरी कंटेंट को रिट्रीव करता है और यूजर के पेज के ऊपर उसको प्रेजेंट कर देता है, उसको डिस्प्ले कर देता है यूजर की डिवाइस के ऊपर। तो वेब ब्राउजर्स बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। आप खुद भी इनका यूज करते ही होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आपको ये पता ही होंगी चीज़ें, लेकिन बहुत बार यहाँ से सवाल आता है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ब्राउजर यूज दुनिया में होता है वो होता है गूगल क्रोम और इसका शेयर है 64%। तो 64% मार्केट शेयर है गूगल क्रोम का, फॉलोड बाय सफारी विच इज 19%, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पर वेब ब्राउजर हैं। कुछ फेमस वेब ब्राउजर्स हैं जैसे कि ओपेरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, गूगल क्रोम। तो इसी तरह का आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, पूछा जाएगा कि इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ से आता है। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है टू कैरी आउट द वेब सर्चेस। जो भी आप सर्च करते हैं कुछ भी इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए आप यूज करते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। जैसे कि आपने यूजीसी नेट सर्च किया गूगल के ऊपर, तो कैसे आएगा, पहले यहाँ कोई लिंक आएगा, उसके नीचे एक लिंक होगा, उसके नीचे एक और लिंक होगा, तो इस तरह से वो आता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो लाइन के फॉर्मेट में आपके सामने डेटा को शो कर रहा है। इसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस भी बोलते हैं। तो ये कुछ सर्च इंजन हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, जैसे कि आस्क, याहू, बैदू, बिंग, वोल्फ्राम अल्फा, डक डक गो, गूगल, एओएल। मैंने तो बस
पर्सनली गूगल, याहू और बिंग यही यूज़ किए हैं, बाकी कभी यूज़ किए नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आएगा 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है। तो एक बार आप खुद से भी सर्च करेंगे, देखेंगे और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है और अगर आपके सामने 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्राउज़र कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है। इसी टाइप का सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। तो एक बार खुद से भी सर्च करके देखिएगा और कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं। तो ये देखिए, इस टाइप का सवाल ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम में ब्राउजर और सर्च इंजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर सवाल है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। तो इस तरह का बहुत ही आसान सवाल होता है, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर इस तरह के नंबर्स को अगर आप एग्जाम में छोड़ेंगे तो आप फिर JRF की रेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम या फिर सफारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेसबुक। हम सभी को पता है फेसबुक इज नॉट अ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू IT फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। तो IT फ्रॉड्स एंड स्कैम्स से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहां से रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है वायरस। तो वायरस क्या है? ये एक मैलिशियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड है जिसको डिजाइन किया जाता है इस तरह से ताकि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में स्प्रेड कर सके। तो ये एक सबसेट हो सकता है मालवेयर का। ये सेल्फ कॉपिंग थ्रेड्स होते हैं, यानी कि ये खुद को रेप्लिकेट करते रहते हैं। जब भी एक डिवाइस में जाएंगे तो ये खुद को रेप्लिकेट करते रहेंगे और इनको डिजाइन किया जाता है किसी डिवाइस को डैमेज करने के लिए या फिर डेटा को स्टील करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एक पेन ड्राइव दिया, उसमें एक फाइल है और वो फाइल इन्फेक्टेड है वायरस से। तो जब उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में डालोगे आपके कंप्यूटर में भी वायरस पहुंच जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फुल फॉर्म होती है वायरस की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है मालवेयर। मालवेयर क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही हम शॉर्ट में मालवेयर बोल देते हैं। तो ये कोई फाइल भी हो सकती है, कोई कोड भी हो सकता है जिसको एक नेटवर्क के ऊपर डिलीवर किया जाता है। ये करता क्या है? जो भी अटैकर होता है जिसने मालवेयर को बनाया होता है वो आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को जिसको अटैक कर रहा है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें जो भी डेटा रहेगा वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसको चुरा भी सकता है। तो मालवेयर वैसे ही कंडक्ट करेगा जैसा उसका अटैकर चाहेगा, उसके हिसाब से वो बिहेव करता है, उसको उसी तरह से उसने डिज़ाइन किया होता है। तो जो भी यूज़र का लोकल नेटवर्क होता है जिसको इन्फेक्ट कर दिया होता है मालवेयर ने, उसको वो इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके अंदर में किस किस तरह का डेटा है और वहां से जो सेंसिटिव डेटा है वो चुरा लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, स्पाइंग करता है यानी कि जासूसी करता है। स्पाईवेयर क्या है? ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है इस तरह से कि वो अपने आपके कंप्यूटर की डिवाइस में एंटर करे। एंटर करने के बाद जो भी आपके बारे में डेटा है उसको गैदर करे और डेटा गैदर करने के बाद वो से फॉरवर्ड कर दे एक थर्ड पार्टी को विदाउट योर कंसेंट। तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका डाटा यहाँ से चोरी हो चुका होगा। आपकी सारी एक्टिविटीज को ये स्पाईवेयर मॉनिटर करता रहेगा और एक थर्ड पार्टी को उस डेटा को भेज देगा। तो स्पाईवेयर जरूरी नहीं है कि इलीगल पर्पज के लिए ही हो। स्पाईवेयर जो है वो लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो आपके डेटा को मॉनिटर करते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। ये आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर है। वो स्पाईवेयर क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स है वो किस तरह की है और उस डाटा को वो सेंड कर देगा कंपनीज को। तो यहाँ पर कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ये यूज हो रहा है। तो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है स्पाईवेयर, ठीक है। सो दोनों ही तरह से स्पाईवेयर को लोग यूज करते हैं, कुछ इसको इलीगल पर्पज के लिए करते हैं, कुछ इसको एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स ये एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लेजिटिमेट लगता है। आपको लगेगा कि ये कोई वायरस नहीं है लेकिन ये आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेगा। जब भी ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आएगा तो क्या करेगा? आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेगा, आपकी जो भी एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ट्रोजन हॉर्स ये है, ये एक वायरस है। ये क्या करेगा? आपको ट्रिक करता है, एक बोनाफाइड एप्लीकेशन की तरह लगता है, आपको ट्रिक करता है। आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर में नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर चुका होगा। इसको किस लिए डिजाइन किया जाता है? ताकि जिस भी ने इसको डिजाइन किया है, जिस भी व्यक्ति ने डिजाइन किया है ट्रोजन हॉर्स को, उसका क्या पर्पस हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करना चाहता है, डिसरप्ट करना चाहता है, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करना चाहता है, ठीक है। जनरली आपके जो डेटा है नेटवर्क को उसको हार्म करने के लिए ही इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो पर्पस तो सभी का लगभग सेम ही है, डाटा चोरी करना है, आपके सिस्टम को हैक करना है, उसको डैमेज करना, तो पर्पस तो सभी का सेम ही होता है, ठीक है। तो ये मेन इनके बीच में डिफरेंस है, याद रखना। ट्रोजन हॉर्स खुद को लेजिटिमेट दिखाता है लेकिन ये लेजिटिमेट फाइल होती नहीं है। नेक्स्ट टर्म है फार्मिंग।
तो फार्मिंग भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें मिलिशियस कोड या फिर फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। साइबर क्रिमिनल्स करते क्या हैं कि एक मिलिशियस कोड को आपके कंप्यूटर या सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे और फिर जब आप इंटरनेट का यूज करेंगे, किसी वेबसाइट पे जाना चाहेंगे, सो ऑटोमेटिकली ये जो कोड रहेगा, मिलिशियस कोड रहेगा, ये आपको ऐसी वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा जो ऑथेंटिक नहीं होगी, जहां पर आपका डेटा चोरी हो सकता है और इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। विदाउट योर नॉलेज और कंसेंट ये आपको ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ले जाता है। तो ऐसा मलिशियस कोड जो आपको बिना आपकी जानकारी के किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाए जो आपके लिए सही नहीं है, उसे हम कहते हैं फार्मिंग। नेक्स्ट है फिशिंग। तो फिशिंग क्या है? ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसमें डेटा को चोरी किया जाता है, आपके डेटा को स्टील करने के लिए ही यूज होता है। इसमें क्या स्टील किया जाता है? मेनली लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस। तो इसमें होगा क्या, जो अटैकर होगा वो खुद को एक ट्रस्टेड एंटिटी के रूप में दिखाएगा और जो विक्टिम होगा उससे ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी, तो उस आपको एक ईमेल आएगी, आपको लगेगा आपके सुपीरियर की मेल आई है जहां पर आपको रिप्लाई करना है, आपको बोला गया हो सकता है कि कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो। लेकिन फिशिंग अटैक में क्या किया होगा कि आपको जो मेल है वो किसी अटैकर से आई होगी, किसी स्कैमर से आई होगी और वो लगेगी आपको ऐसी मेल कि आपके सुपीरियर की ईमेल है, उसके सिमिलर लगेगी, वो खुद को ट्रस्टेड एंटिटी की तरह दिखाएगा और आप वहां पर अपना डेटा दे दोगे। ऐसा ही बैंकिंग के सिनेरियो में भी होता है, आपको ईमेल आएगी, आपको लगेगा कि बैंक के किसी एम्प्लॉय की ईमेल आई हुई है, बैंक के मैनेजर की ईमेल आई हुई है, वो मुझसे डेटा मांग रहे हैं, ऐसा लगेगा कि एक ट्रस्टेड एंटिटी है, इस ईमेल को ऐसे ही वो डिजाइन करते हैं। लेकिन आप वहां पर अपना डेटा दे दोगे, मैसेज के थ्रू भी ये हो सकता है और आपका डेटा जो है वो चोरी कर ले जाएगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं फिशिंग। इसके बाद है स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है? इट मीन्स यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड मल्टीपल अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। तो बहुत सारे मैसेजेस जो आपको आते हैं जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से रहे हैं, उसे हम स्पैमिंग बोलते हैं। इसमें अनसॉलिसिटेड मैसेज को भेजा जाता है टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो सकती है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी हो सकती है या फिर किसी प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए भी यूज कर जा सकती है या फिर सिंपली मैसेज सेंड भी इसमें किया जाता है टू ओवर एंड ओवर अगेन टू द सेम यूजर। जैसे कि आप भी देखते होंगे आपको ईमेल्स बहुत सारी आती होंगी, आपको पता ही नहीं है कि ये ईमेल्स आ कहाँ से रही हैं, मैंने अपनी ईमेल तो दी नहीं है, आ कहाँ से रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं स्पैमिंग, जहाँ पर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आपको आते हैं। अब है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन टर्म से रिलेटेड पूछा गया था। राधा रिसीव्स एन ईमेल क्लेमिंग दैट हर क्रेडिट कार्ड amount is about to be suspended unless she emails her credit card details and personal identification number immediately. What is this an example of? तो किस चीज का ये एग्जांपल है? राधा को एक ईमेल आई है जिसमें उसको बोला गया है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है वो सस्पेंड हो गया है, आपको अपनी ईमेल भेजनी होगी आपको, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी है और अपना पिन नंबर डालना है। तो क्या ये स्पैमिंग है, फिशिंग है, वायरस साइनिंग है या फिर स्कैनिंग है? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आई होप आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिशिंग। इस टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग, जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, हमने अभी पढ़ा। तो आईसीटी का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज यूनिट्स। तो स्टोरेज यूनिट होती क्या है? स्टोरेज यूनिट मेजर करती है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर जो यूज़ करी जाती है ये शो करने के लिए कि आपके कंप्यूटर में कितनी इन्फॉर्मेशन सेव करी जा सकती है या फिर आपके कंप्यूटर में कितनी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी स्टोरेज यूनिट्स हैं, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। सो बाइट से लेकर के योटाबाइट तक ये आ रही है। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए इनकी सीक्वेंस, इनसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि गीगाबाइट में कितनी एमबीज होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जीबी में 1024 एमबीज होती हैं। ये वाला डाटा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही बाइनरी वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तो आपको यहाँ पर याद ही करनी पड़ेगी, इसमें समझाने लायक इतना कुछ है नहीं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर ये चार्ट्स दे दिए हैं, इनसे आप इनको यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। अब है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए। कंसीडर द फॉलोइंग साइजेस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी को लगाना है। तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा गया जैसे मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड पे बताया, MB, GB, KB एंड TB ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा?
राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CABD। सी क्या होगा, KB, सबसे छोटी हमारी यहाँ पर KB होती है, उसके बाद MB आएगी, देन GB एंड देन TB यानी कि टेराबाइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है वेब 2.0 एप्लीकेशन, देन सर्च इंजन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाई लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरी तरफ दिया हुआ है विंडो 8, iOS, C++, जावा, ब्लॉग्स एंड ट्विटर, गूगल एंड याहू। तो आपको यहाँ पे इसको मैच करके मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका आप करेंगे इस वीडियो के कॉमेंट में। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किए 5 ऐसे टॉपिक आईसीटी से जहां से आपके एग्जाम में रिपीटेडली सवाल आते हैं। आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।